नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का सत्ता में। शुरुआत सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए संसद सत्र वाली राजनीति के फर्स्ट शो पर एक वीडियो कुंजी तैयार की है, जिसका पहला कीवर्ड है संविधान। आज विपक्ष के नेता संसद में संविधान की कॉपी लेकर आए, तो कैसे पीएम मोदी ने उन्हें संविधान और आपातकाल वाला जवाब दिया, ये देखिएगा। आज संसद से कई दिलचस्प वीडियो भी आए हैं, तो अगर आपने आज संसद की कार्रवाई मिस कर दी है तो सत्ता में आपको पूरी वीडियो कुंजी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के लिए बुरी खबर, उन्हें फिलहाल कोर्ट से जमानत वाली राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दें। वैसे हाईकोर्ट कल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुना सकता है। आज बीजेपी ने जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया। इससे पहले बीजेपी की ओर से यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे थे, लेकिन इस बार लोकसभा सांसद बनने के वजह से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। एक बड़ी खबर नीट पेपर लीक पर, जिसे लेकर सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई की टीम इस केस में गिरफ्तार लोगों को दिल्ली लाने के लिए पटना और गोधरा पहुंची। इस बीच आरोपी चिंटू ने एक खुलासा किया है, और खुलासा यह है कि उसने 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि 35 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर हटवाया। आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प कुंजी न्यूयॉर्क पहुंचे दलाई लामा पर भी बनाई है, जो वैसे तो अपने घुटनों का ऑपरेशन कराने के लिए गए हैं, लेकिन इस दौरे से जिनपिंग की सांसें क्यों अटकी हुई हैं। मामला घुटनों के ऑपरेशन का है या ऑपरेशन चीन का, यह समझेंगे। इसके अलावा आज हमारे पास भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। घड़ी मिला लीजिए, मैच शुरू होने वाला है, उससे पहले इस खबर को देखना जरूरी है। क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल खेले बिना ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? आज अगर टीम इंडिया का के मैच में बारिश हो गई तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको सत्ता की शुरुआत में मिलेंगे। मैच से पहले ये कुंजी आपको सारा हिसाब किताब समझा देगी। आप बस जैसे ही खत्म होता है सत्ते पे सत्ता, उसके बाद इस खबर को जरूर देखिएगा। और आज हम उस मुकदमे की भी बात करेंगे जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पर किया गया है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने अपने घर पर अंतरिक्ष का मलबा गिरने पर 66 लाख का मुआवजा नासा से मांगा है। वैसे तो इसका वजन 700 ग्राम था, लेकिन कैसे इसकी चोट 428 किलोग्राम के बराबर थी, ये आपको बताएंगे। वैसे आज सत्ता में खबरों का मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा है, दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। इसमें संसद के संविधान एपिसोड वाला सत्ता का कलेश है, दलाई लामा के घुटनों के ऑपरेशन वाली खबर है, जिसे ऑपरेशन चीन भी माना जा रहा है। स्पेस से एक घर पर गिरे मलबे वाली कुंजी है। लेकिन आज पहले हम टीम इंडिया की बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में कई चिंताजनक सवाल हैं। हम जानते हैं सत्ता देखने के बाद हमारे न्यूज मित्र ये मैच देखने वाले हैं, इसीलिए एक विशेष कुंजी हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको T20 वर्ल्ड कप की सत्ता में टीम इंडिया की संभावनाओं वाला नंबर गेम दिखाते हैं, जो इस वक्त हर भारतीय फैंस के लिए देखना जरूरी है। ध्यान से देखिए। आइए जरा, अब से थोड़ी देर बाद टीम इंडिया की टक्कर सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है, लेकिन बारिश का साया है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमारे न्यूज मित्रों के मन में ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल खेले बिना T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल खेले बिना T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? क्या आईसीसी की एक बड़ी लापरवाही करोड़ों भारतीयों का सपना तोड़ सकती है? अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच भी जाती है, बावजूद इसके क्या उसकी वर्ल्ड कप वाली उम्मीदें बारिश से धुल जाएंगी? आज जो मैच भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला है, अगर उसमें रोहित की टीम हार भी जाती है तो क्या वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा? और जो टीम इंडिया अब तक सारे मैच जीतती आई है, उसके बाद भी भारतीय टीम के सामने अगर और मगर वाले समीकरण क्यों घूम रहे हैं? और इन सारे सवालों का जवाब है आईसीसी का वो शेड्यूल, जिसकी जानकारी शायद अभी बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। कैसे आईसीसी की एक लापरवाही और बारिश मिलकर टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का दिल तोड़ सकते हैं, सबसे पहले वो समझिए। देखिए, वैसे तो टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। लेकिन इसमें एक पेच है। भारत चाहे पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर, उसका सेमीफाइनल 27 जून को ही होगा, जो कि दूसरा सेमीफाइनल है। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। यह मैच गुयाना में खेला जाना है, जहां के मौसम विभाग ने 27 जून यानी मैच वाले दिन बारिश की आशंका 70% बताई है, 70%।
अब हैरानी की बात यह है कि आईसीसी ने दूसरे सेमीफाइनल के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है। यानी अगर बारिश होती है तो करीब 4 घंटे तक मैच शुरू होने का इंतजार किया जाएगा और अगर मैच नहीं होता है तो इसे रद्द किया जाएगा। इसके बाद यह देखा जाएगा कि जिन 2 टीमों को दूसरा सेमीफाइनल खेलना था वो अपने ग्रुप में किस नंबर पर थी और इसमें जो टीम अपने ग्रुप में टॉप पर होगी उसे फाइनल में जगह दे दी जाएगी। ठीक है, और इसीलिए अब टीम इंडिया का टॉप पर रहना बहुत जरूरी है और उसे आज हर हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना ही होगा। और दूसरी चीज, इस सूरत में आप सभी लोगों को हवन करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगी, इंद्र देवता को मनाना पड़ेगा कि भाई मत बरसो। खैर, जोक सफाई। अब जरा एक नजर पॉइंट टेबल वाले नंबर गेम पर डालते हैं क्योंकि इससे आपको पूरा खेल समझने में ज्यादा आसानी होगी। इस वक्त टीम इंडिया ग्रुप 1 में 4 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। हमें खुशी है, लेकिन मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड कप वनडे, उसने अपने सुपर 8 के मुकाबले दोनों मुकाबले जीते हैं और उसका रन रेट +2.430 है। ऑस्ट्रेलिया 1 जीत 1 हार की वजह से 2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि उसका रन रेट है +0.223। इसके अलावा अफगानिस्तान 2 अंकों के साथ तीसरे और बांग्लादेश 0 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। यानी इस वक्त टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर बनी हुई है। लेकिन आज का मैच कैसे बहुत सारे समीकरण बदल सकता है, इसे समझिए। आइए फ्लोर पर। अगर आज भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाता है तो वो सुपर 8 में पहली रैंक के साथ ही फिनिश करेगा और फिर दूसरा सेमीफाइनल बारिश की वजह से रद्द भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जीतना हमें है आज, क्योंकि अपने ग्रुप में टॉप पर रहने की वजह से उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज का मैच हार जाती है तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि इस हार का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति में उसका रन रेट ऑस्ट्रेलिया से खराब ना हो, जो अभी उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। और अगर भारत का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रहता है तो भी वो अपने ग्रुप में नंबर 1 पर रहेगी। और अगर आज के मैच में बारिश हो जाती है तो क्या होगा? इसका जवाब है ये टीम इंडिया के लिए बोनस कार्ड होगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया को मैच रद्द होने की स्थिति में 1-1 अंक मिल जाएगा और टीम इंडिया के 5 अंक हो जाएंगे। वो अपने ग्रुप में नंबर 1 पे रहेगी और इस स्थिति में उसे सेमीफाइनल में बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन इंडियन फैंस के मन में मालूम है क्या है? हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड कप में हार का बदला आज ही लिया जाए, कैसे भी। खैर, अब एक आखिरी कुंजी, वो सवाल कि क्या टीम इंडिया किसी भी स्थिति में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो सकती है? ध्यान से देखिएगा। मतलब क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, जो कि अभी के हिसाब से सेमीफाइनल में जाती दिख रही? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके समीकरण भी समझते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को आज 41 या उससे ज्यादा रन से हरा देता है और इसके बाद अफगानिस्तान अपने मैच में बांग्लादेश को 83 या उससे ज्यादा रन से हरा दे, तो ऐसी स्थिति में भारत का रन रेट ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से कम हो जाएगा और ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी तक रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आज उनकी बारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हालात ऐसे हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम पर ही वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वो कैसे, अब ये समझ लेते हैं। अगर भारत आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और अगर अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को भी हरा देती है तो 4 अंकों के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा और सिर्फ सुपर 8 में 2 अंक होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सारे समीकरण अब से थोड़ी देर बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले मैच पर टिके हैं। इसीलिए सत्ता देखने के बाद उस मैच को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप वाली संभावनाएं हैं और बारिश के लिए दुआ करिएगा कि वो ना आए। T20 वर्ल्ड कप की दिलचस्प लड़ाई के बाद अब सत्ता के 5 साल के टेस्ट मैच की बात करते हैं, जिसका पहला और धमाकेदार ट्रेलर आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन देखा गया। और आज संसद में जो कुछ हुआ उससे संकेत मिल गए कि इस विशेष सत्र में हंगामे की गारंटी पक्का है। आज के हंगामेदार एपिसोड का नाम है बीजेपी का संविधान वर्सेस विपक्ष का संविधान। आज ये खबर सत्र की शुरुआत से पहले आ गई थी कि इंडिया ब्लॉक ने क्ले सांसद जो हैं वो संविधान की कॉपी के साथ संसद में प्रवेश करने वाले हैं और उसी के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी ने भी इसकी तैयारी की और इसका जवाब संविधान कार्ड से ही दिया और विपक्ष को 25 जून 1975 की तारीख याद दिला दी, जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में आपातकाल घोषित किया गया था। संविधान वाले सत्ता के कलेश में आज सांसदों की जुबान से कितने चिंगारी भरे बयान निकले, यह आपको देखना जरूरी है। लेकिन शुरुआत संसद के पहले दिन के एक औपचारिक परिचय से करते हैं और इस पर हमने एक वीडियो मुझे तैयार किया।
इस बार संसद में सरकार का सामना संख्या बल वाले एक मजबूत विपक्ष से होने जा रहा है। और इसकी तस्वीर जब देखी गई तब देखी गई जब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बड़ी संख्या में हाथों में संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रवेश किया और प्रदर्शन भी किया। यह सब कुछ उसी कांग्रेस की अगुवाई में हुआ जो इस बार 99 सीटों के साथ संसद में विपक्ष की सत्ता को मजबूती से संभालने वाली है। जिस दौरान इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और रायबरेली से सांसद बने राहुल गांधी भी मौजूद थे। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा। लेकिन आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर पेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने आज संसद के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के मौके पर संविधान के साथ अयोध्या वाला नैरेटिव दिखाया। ये देखिए, ध्यान से देखिए एक एक तस्वीर को। इनके बगल में कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये देखिए। समाजवादी पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके सांसदों की संख्या पिछली बार के 5 के मुकाबले 37 हो गई है। और जनादेश की इसी शक्ति को आज अखिलेश यादव ने संसद में दिखाया जब उनके सभी सांसद सिर पर लाल टोपी, गले में लाल गमछा और हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। खास बात यह रही कि अखिलेश ने अपने साथ सबसे आगे, ये देखिए, अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले सांसद अवधेश पासी को रखा और खुद उनका हाथ पकड़कर अपने साथ आगे लेके आए। मतलब आज संसद की इस पहली लड़ाई का कीवर्ड था संविधान, क्योंकि आपको याद होगा विपक्ष ने इस बार के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने वाले नैरेटिव पर जोर शोर से प्रचार किया था और माना जा रहा है कि उसे इसका फायदा भी हुआ। इसीलिए संसद सत्र के पहले दिन उसने संविधान को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। वैसे इसे लेकर तैयारी सिर्फ विपक्ष ने नहीं की थी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष पर संविधान और इमरजेंसी वाले कटाक्ष किए। इस पर पहले हम आपको एक रील दिखाते हैं और फिर कुछ और दिलचस्प वीडियो पूंजी आपको दिखाएंगे। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। तानाशाही नहीं चलेगी। संसद के बाहर क्या हुआ यह आपने देख लिया। अब हम आपको सदन के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां भी सत्ता के कलेश कम नहीं है। आज सदन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के शपथ के साथ हुई। उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित 266 सांसदों को शपथ दिलाई, जबकि 278 सांसदों को कल शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन आज जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सदन में सांसद पद और इससे जुड़ी गोपनीयता की शपथ ले रहे थे,
तो विपक्ष के सांसदों ने संविधान की प्रतियों को उठाकर सदन में ही लहराना शुरू कर दिया। और ऐसा करने वालों में खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बार संसद सत्र में नीट का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है और विपक्ष से लेकर कितना आक्रामक है इसका ट्रेलर भी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने दिखा दिया। जिस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद पद की शपथ लेनी शुरू की तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और नीट नीट शेम शेम के नारे लगाने लगे। ମୁଁ धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य। हालांकि विपक्ष के सांसदों का रवैया तब अचानक से बदल गया जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ने सांसद पद की शपथ ली और इसकी एक दिलचस्प तस्वीर भी है। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की शपथ के वक्त सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इन दोनों नेताओं की तारीफ में अपनी टेबल थपथपाई। मैं नितिन जयराम गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मैं शिवराज सिंह चौहान। आज सदन के अंदर कांग्रेस के कई सांसद ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने हाथों में संविधान की प्रति पकड़कर शपथ ली। यानी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसद इस बार संविधान बदलने वाले नैरेटिव को कसकर पकड़े रहेंगे और अगर चुनाव के बाद संसद में भी ये बार-बार जब विधिर द्वारा स्थापन करा भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का बहुत सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। राहुल जी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, विपक्ष में रह के। हम सबने संविधान को बचाने के लिए अग्रसर होकर चुनाव लड़ा है, तो हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि जो संसद की मर्यादाएं और परंपराएं हैं उनको भंग नहीं किया जाए। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। संविधान का रक्षा करो, संविधान को रक्षा करो। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, लेकिन अब जो तस्वीर आपके सामने है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये तस्वीरें हमने कई बार देखी, पहले भी देखी, लेकिन अभी लोकेशन का फर्क है और इस लोकेशन के फर्क से चीन में बहुत ज्यादा डिसलोकेशन हो रही है। सोच की
सत्ता की अगली खबर की शुरुआत अमेरिका से आए वीडियो से करते हैं जो चीन को आज बहुत चुभ रहा होगा, क्योंकि यह तस्वीर है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, लेकिन इसकी मारक क्षमता बीजिंग तक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब जरा इसे देख लीजिए। दरअसल ये लोग तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के समर्थक हैं। दलाई लामा अपने घुटनों के उपचार के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, तो सैकड़ों समर्थकों ने कुछ इसी अंदाज में जयकारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान मैनहट्टन में एक होटल के पास खुली खिड़की से हाथ हिलाकर दलाई लामा ने अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया। ये देखिएगा तस्वीरें। ये वही दलाई लामा है जिन्हें चीन एक खतरनाक अलगाववादी मानता है, जिनके नाम से विस्तारवादी जिनपिंग के पसीने छूटते हैं। सोचिए, जब चीन के दुश्मन देश अमेरिका में दलाई लामा पहुंचे और उनके स्वागत में इतनी बड़ी संख्या में समर्थक आ जाएं, तो चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। और कुछ सवालों से चीन की चिंता को समझते हैं। उसके बाद पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सवाल है कि दलाई लामा अमेरिका में घुटने के ऑपरेशन के लिए गए हैं या फिर ऑपरेशन चीन पर। इंटरेस्टिंग है ये तो, ध्यान से देखिए। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि शायद ये सवाल आपका टिकर में छुप गया होगा। ये देखिए, सवाल है कि दलाई लामा अमेरिका में घुटने के ऑपरेशन के लिए गए हैं या फिर ऑपरेशन चीन पर। इधर दलाई लामा के घुटने में दर्द है, उधर उसी तरह चीन के दिलो दिमाग में दर्द हो रहा है। न्यूयॉर्क में दलाई लामा के समर्थकों का जोश हाई है, दूसरी तरफ जिनपिंग एंड कंपनी के होश फाख्ता है। और अमेरिका में दलाई लामा के घुटनों की सर्जरी होनी है, लेकिन वहां की तस्वीरों को देखने के बाद चीन को चिंता है कि कहीं तिब्बत की कूटनीतिक सर्जरी ना हो जाए। इंटरेस्टिंग। 88 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले 65 साल से भारत में रह रहे हैं। तिब्बत में चीन की सैन्य कार्रवाई के बाद 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। तब से वो अब तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या पक्ष की दलाई लामा से मुलाकात होती है तो चीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बुरी तरह चिढ़ जाता है, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और दलाई लामा की सत्ता स्वीकार नहीं करता। यहां दलाई लामा की घुटनों की सर्जरी वाली अमेरिकी यात्रा से करीब एक हफ्ता पहले के दृश्य भी याद कर लेने चाहिए। पिछले हफ्ते अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आया था। ये तस्वीरें उसी की हैं। पीले और भगवा वस्त्रों में बैठे तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा और अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई। इसी डेलीगेशन में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी थी। नैन्सी पेलोसी, जिनके ताइवान जाने पर चीन बहुत आग बबूला हो गया था, आपको याद होगा। अमेरिकी डेलीगेशन के धर्मशाला आने के बाद से चीन चिढ़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दलाई लामा से मुलाकात से पहले अमेरिकी डेलीगेशन वहां गया जिस पर चीन को सख्त एतराज था। दलाई लामा से मिलने से पहले नैन्सी पेलोसी दलाई लामा मंदिर भी गई थी। इसके बाद उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई। मुलाकात के दौरान माइकल मैकॉल ने दलाई लामा को अमेरिकी संसद में पारित तिब्बत से जुड़े विधेयक द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी भी भेंट की थी। उस दिन नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा की खूब तारीफ की थी और जिनपिंग को आईना भी दिखाया था। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. China can express unhappiness if it wants. We're going to stand for what's right. What's right is to make sure that Tibetans have freedom. They are able to return to their native land. नैन्सी पेलोसी की आक्रामक भाषा देखिए आपने। दलाई लामा का घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका जाना और उससे पहले नैन्सी पेलोसी का भारत में दलाई लामा से मिलकर चीन विरोधी बातें करना, दोनों घटनाएं कूटनीतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। नंबर 1, तिब्बत में दलाई लामा की सत्ता को अमेरिकी समर्थन का सीधा संकेत है। नंबर 2, अमेरिकी सेनेट का तिब्बत पर एक नए बिल को मंजूरी देना। नैन्सी पेलोसी की भारत यात्रा, दलाई लामा से मुलाकात और जिनपिंग विरोधी बयान,
फिर एक ही हफ्ते के बाद दलाई लामा का अमेरिका जाना, ये सब चीन पर दबाव बढ़ाने की कूटनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकती है। नंबर 3, ये भारत और अमेरिका के बढ़ते कूटनीतिक संबंधों का भी संकेत है। दोनों देश तिब्बत मुद्दे पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और इस विषय पर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, ये पूरा घटनाक्रम चीन की प्रतिक्रिया को मापने का भी तरीका हो सकता है। चीन ने तिब्बत मुद्दे पर हमेशा संवेदनशीलता दिखाई है, लिहाजा यह पता चलेगा कि चीन किस हद तक प्रतिक्रिया देगा और उसके बाद क्या कदम उठाएगा। नंबर 5, यह पूरा घटनाक्रम दलाई लामा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का एक प्रयास भी है और दुनिया को चीन के खिलाफ इकट्ठा करने की एक स्ट्रैटेजी भी है। अमेरिकी संसद में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 12 जून को पारित हुआ था। इसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में मंजूरी भी दे दी गई थी। इस बिल के कानून बनने से तिब्बत पर चीन का दावा खारिज हो जाएगा। इसमें लिखा है कि तिब्बत एक अधिकृत देश है जिस पर चीन का कभी कब्जा नहीं रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA और उसके नेता ही तिब्बती लोगों के असली प्रतिनिधि हैं। ये कानून तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन में शामिल चीनी अधिकारियों के खिलाफ राजनयिक एक्शन और प्रतिबंध की इजाजत देता है। सब में इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारे घटनाक्रम अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना स्टैंड है। जो बाइडेन चाहते हैं कि उस स्टैंड को काउंटर किया जाए और अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें और पैठ बनाई जाए चुनावों से ठीक पहले। तिब्बत पर अमेरिकी बिल में भारत के लिए भी शुभ संकेत है। इस बिल में ऐसी बातें हो रही हैं, बातें हैं जो भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों के पक्ष में जाती हैं। इस बिल में हिमालय के क्षेत्र में चीन की दादागिरी कम करने की शक्ति है। अगर अमेरिका तिब्बत पर चीन का नियंत्रण कम करने में सफल होता है तो इससे भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन के सैन्य दबाव को कम हो सकता है। तिब्बत के लिए बढ़ता अमेरिकी समर्थन भारतीय रणनीतिक हितों के साथ मेल खाता है और चीनी विस्तारवाद का एक असरदार जवाब हो सकता है। ये नीति भारत को अमेरिका और दूसरे एशियाई देशों के साथ मिलकर अपने जियोपॉलिटिकल प्रभाव को मजबूत करने का मौका देती है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत चीन के खिलाफ दक्षिण एशिया में एक कूटनीतिक गठबंधन बना सकता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मोर्चों पर भी भारत को फायदा होगा। तिब्बत में चीनी प्रभाव कम हुआ तो कई मोर्चों पर भारत की सुरक्षा चिंताएं कुछ हद तक कम होंगी। यही वजह है कि अमेरिका के इस बिल से चीन के मन में विरोध की आग भड़की हुई है। दलाई लामा के प्रभाव को कम करने के लिए चीन ने पहले भी कई रणनीतिक और षड्यंत्रकारी कदम उठाए। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाना होगा। पहला पॉइंट है पंचेन लामा की नियुक्ति का विवाद। आपको बता दें कि पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु में एक महत्वपूर्ण धार्मिक पद है। दलाई लामा के बाद पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु में दूसरे सबसे उच्चतम पदाधिकारी होते हैं। 1995 में दलाई लामा ने गेदुन चोइकी नीमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और गेदुन चोइकी नीमा और उसके परिवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद चीनी सरकार ने ग्यालत्सेन नोरेबू को पंचेन लामा के रूप में स्थापित किया। चीन का यह कदम सीधे सीधे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु बौद्ध धर्म के नेताओं पर नियंत्रण स्थापित करने और दलाई लामा के प्रभाव को कम करने का प्रयास था। इसीलिए तिब्बती समुदाय के एक बड़े हिस्से ने चीन की इस नियुक्ति को खारिज कर दिया। पंचेन लामा तिब्बती समाज में एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता होते हैं और तिब्बती लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। पंचेन लामा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना होती है और इसी प्रकार दलाई लामा भी पंचेन लामा के पुनर्जन्म की पहचान करने में शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट, चीन ने तिब्बती धार्मिक शिक्षा और वहां के संस्थानों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इससे तिब्बती धार्मिक नेताओं की स्वतंत्रता में कमी आई है और चीनी प्रभाव वाली शिक्षा और विचारधारा को प्रचारित किया गया। तीसरा पॉइंट, तिब्बती संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को नुकसान पहुंचाकर तिब्बत में चीनी भाषा संस्कृति को बलपूर्वक थोपा गया। चौथा पॉइंट, तिब्बत में आर्थिक विकास के जरिए रेड आर्मी और प्रवासियों को मनमानी करने की सुविधा दी गई। तिब्बत में हान चीनी प्रवासियों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि तिब्बती आबादी का संतुलन बिगड़ सके। और पांचवा पॉइंट, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दलाई लामा के खिलाफ बहुत दबाव डाला है। चीन ने बार बार धमकी दी है कि जो देश या संगठन दलाई लामा का समर्थन करेगा उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। अब एक बहुत ही अनोखा मुकदमा जिस पर सत्ता की कुंजी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। ध्यान से देखिएगा अगली खबर को। आसमान से गिरे और मुकदमे में फंसे, यह कहानी है एक लाइन में। आसमान से गिरे और मुकदमे में फंसे। नासा की अंतरिक्ष से अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर की छत के ऊपर स्पेस मलबा गिरा।
और इससे उस घर की छत टूट गई और मामला अदालत तक पहुंच गया। बकायदा केस दर्ज हो गया है और मोटा हर्जाना मांग लिया गया है। यह फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह केस किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का खिलाफ हुआ है। सत्ता की इस कुंजी में आज हम आपको अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से घूम रहे कचरे पर कई रोचक जानकारियां भी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उस घर पर, उस घर से जिस पर अंतरिक्ष से एक टुकड़ा तेज रफ्तार से गिरा। 8 मार्च 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घर की छत पर अंतरिक्ष से मलबा गिर गया था। ध्यान से देखिएगा, अंतरिक्ष से गिरे मलबे का वजन था तो सिर्फ 700 ग्राम। आरोप है कि मलबे का टुकड़ा इतना तेजी से गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कि घर की छत में छेद हो गया। अप्रैल में नासा ने स्वीकार किया कि यह टुकड़ा 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कूड़े के रूप में छोड़ा गया था। 2021 में छोड़ा, अभी जाके गिरा। बाद में यह वायुमंडल में घुस गया और बिना नष्ट हुए फ्लोरिडा के उस घर की छत पर गिर गया, क्योंकि जब वो वायुमंडल में आता है तो हीट इतनी ज्यादा होती है कि अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। अब फ्लोरिडा के परिवार ने नासा के खिलाफ केस किया है और $80,000 यानी 66,75,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे। एक कानूनी फर्म पीड़ित परिवार का केस लड़ रही है। फर्म के वकील ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि जब कचरे का टुकड़ा घर पर गिरा तो उनके क्लाइंट का बेटा घर पर मौजूद था। ये देखिए, 700 ग्राम का ये कूड़ा है, ऊपर से गिरा है। देख रहे हैं आप। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दें, जो स्पेस मटेरियल होता है इसका विदेशों में ऑक्शन भी होता है और ये करोड़ों में बिकता है। खैर, कहा गया है कि मलबा गिरने के दौरान घर में एक बच्चा था, घर की छत का हिस्सा टूटा और बच्चा किसी तरह बाल बाल बच गया। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है, किसी को गंभीर चोट लग सकती थी, किसी की मौत हो सकती थी। पीड़ित परिवार की मांग है कि नासा इसकी भरपाई करे। नासा के पास जवाब देने के लिए 6 महीने हैं। फिलहाल नासा ने इस मुद्दे पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि नासा पहले कह चुका है कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी यह पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया था, इस वजह से यह घटना हुई है। वैसे ये कौन सा मलबा है, इसको लेकर कई सारी कंपनियों को रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनियों के एयरक्राफ्ट आसमान में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं और उनमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। खैर, आप समझ गए होंगे, ये है वो चोट जो उस छत को लगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसे स्पेस डेब्री या ऑर्बिटल डेब्री कहते हैं। यह नाम उन आर्टिफिशियल पुर्जों को दिया जाता है जो अब काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें रॉकेट के टुकड़े, सैटेलाइट के टुकड़े, स्पेस स्टेशन का कूड़ा, ये सब होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जो चिंता की बड़ी वजह है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि सिर्फ 700 ग्राम का मलबा कैसे किसी घर की छत में छेद कर सकता है। इसके पीछे का विज्ञान है। अगर 700 ग्राम का एक टुकड़ा अंतरिक्ष से पृथ्वी के एक घर की छत पर गिरे तो कितने भार के बराबर की चोट करेगा, अब आपको बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल पुल और गिरने की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाएं तो यह फोर्स लगभग 4200 न्यूटन का होता है, जो कि बहुत ज्यादा है और यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तुलनात्मक रूप से यह बल लगभग 428 किलोग्राम के भार के बराबर होगा। इससे छत और उसके नीचे के हिस्से को गंभीर नुकसान हो सकता है और यही नासा के खिलाफ हुए कोर्ट केस का आधार है। यकीन मानिए, अगर कोई नीचे होता, इसके ठीक नीचे, तो उसकी मौत भी हो सकती थी, ऐसा कहते हैं। अमेरिका की इस खबर को देखने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, विशेष तौर पर अंतरिक्ष में कूड़े को लेकर। आखिर अंतरिक्ष में कूड़ा कहां गया, कहां से आता है, कैसे नीचे जमीन पर गिरता है, कैसे खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर हमने सवाल जवाब की कुंजी तैयार की है और सवाल जवाब की कुंजी का जो पहला सवाल हूटर जी ने रोक दिया। अफसोस, क्या करें बताइए। खैर, आप हमारी रील्स को शेयर करिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।